साथियों नमस्कार। आप सभी का पृथ्वी की भूगोल के बारे में चर्चा में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कि वास्तव में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की हकीकत क्या है। जब हम कहते हैं कि पृथ्वी के जन्म का तरीका जो अब तक बताया जाता रहा है कि नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार गैस पार्टिकल इकट्ठे हुए और इस तरह से एक्रीशन में सूर्य के एक्रीशन में पदार्थों को टकराने से हमारे पृथ्वी ग्रह का निर्माण हुआ। हमारे अनुसार पृथ्वी का जन्म का तरीका अलग है। उसके आधार पर हम एक नई चर्चा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि पृथ्वी का जन्म पहले तो 4.54 बिलियन वर्ष नहीं है। उसकी आयु जो है उसका पृथ्वी की आयु जो है 4.54 बिलियन वर्ष नहीं है। ना ही हमारे सूर्य की आयु 4.603 बिलियन वर्ष है और हमारे चंद्रमा की आयु भी ये नहीं है। हम एक अलग तरीके से सौर मंडल के जन्म और विकास की बात कर रहे हैं। उससे भूविज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे पृथ्वी की जियोलॉजी कैसे प्रभावित होती है, कैसे हम पृथ्वी जैसे ग्रह पर प्लेट टेक्टोनिक्स को समझाते हैं, सबडक्शन कैसे होता है, कैसे प्लेट मोशन होता है, कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स होता है, कैसे फाल्ट और फोल्ड हो रहे हैं और होते रहे हैं, कैसे कन्वर्जेंट प्लेट मोशन, डाइवर्जेंट प्लेट मोशन, ट्रांसफॉर्म प्लेट मोशन होता है। और हम पृथ्वी की संपूर्ण जियोलॉजी को एक नए तरीके से एक सिकुड़ते हुए ग्रह के परिणाम से समझा रहे हैं कि पृथ्वी ग्रह का जो जन्म है हमारे अनुसार एक गैस दानव ग्रह के धीमी गति से दूसरे गैस दानव ग्रहों में रूपांतरित होते हुए धीमी गति से सॉलिडिफिकेशन हुआ। इस तरह से महाद्वीपों की ऐसी संरचना डिफरेंशियल रोटेशन के परिणाम से उत्पन्न हुई और उसके अवशेष हम पृथ्वी में ओशियनिक क्रिस्ट पर और लिथोस्फीयर क्रिस्ट पर देख रहे हैं। इस तरह से अगर एक ग्रह का अस्तित्व आया, पृथ्वी जैसे ग्रह का निर्माण हुआ, इस तरह से हमारे इस पृथ्वी ग्रह का अस्तित्व आया, तो फिर हम जो देख रहे हैं, जो डिफरेंशियल रोटेशन नेपच्यून में है, जो डिफरेंशियल रोटेशन यूरेनस में है, जो सैटर्न में है, जैसे बृहस्पति ग्रह में भी है, ये अलग अलग अक्षांश पर जो अलग अलग वेलोसिटी से जो पदार्थ का मूवमेंट है, जो मोशन है, जो चल रहा है, इस तरह से एक ग्रह के सिकुड़ते जाने से अंतरिक्ष अभियानों से अनेक ग्रहों का पता चल रहा है और पहले पता चल चुका है। ऐसे ग्रहों का पता चला है जो बृहस्पति शनि के बीच की अवस्था जैसे है, शनि और यूरेनस के बीच की अवस्था जैसे है, यूरेनस और नेपच्यून के बीच के जैसे हैं, नेपच्यून, मिनी नेपच्यून, सुपर आर्थ। और इस प्रकार से हम फिर पृथ्वी के भूगोल का जो विकास हुआ, जो जियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, उसका दावा करते हैं कि पेंजिया जैसा कुछ भी नहीं था।
सारे महाद्वीप आपस में चिपके हुए नहीं थे, इससे से जुड़े हुए नहीं थे। इस तरह से एक बड़ा महाद्वीप कभी भी नहीं था, जो परमियन में बताया जाता है 225 मिलियन ईयर को। इस तरह से लॉरेशिया और गोंडवाना की बात हम नहीं करते। ट्रायेजिक और 200 मिलियन वर्ष पहले बताया जाता है। ना ही जुरासिक युग की बात करते हैं, ना क्रिटेशियस की। और इस तरह से पृथ्वी के वर्तमान स्थिति को देखते हैं, भौगोलिक अवस्था को देखते हैं। इस भौगोलिक अवस्था के पीछे मूल कारण है कि इस तरह से हमारे ग्रह का विकास होते हुए हमारा ये ग्रह वर्तमान अवस्था में पहुंचा। कहने का मतलब ये है कि हमारे इस पृथ्वी जैसे ग्रह का जो आज आप देख रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत सिस्टमेटिक और बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। उसमें सुपर कॉन्टिनेंट जैसा ब्रेकिंग कभी भी नहीं था। हमारे इस पृथ्वी ग्रह की जो आप स्थिति देख रहे हैं आप, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की हकीकत क्या है? वास्तव में क्या अफ्रीका और साउथ अमेरिका अगर जुड़े हुए नहीं थे, नॉर्थ अमेरिका और इस प्रकार से एशिया और सभी जुड़े हुए नहीं थे, तो ये मिड अटलांटिक रिज कैसे बनी? क्या ड्रिफ्टिंग के कारण नहीं बनी? क्या अफ्रीका और साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका एक दूसरे से दूर हटे, उसके कारण नहीं बनी? हम जितने भी भौगोलिक एविडेंसेज हैं, प्रमाण हैं, उनको डिफरेंशियल रोटेशन के अनुसार समझा रहे हैं कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर समानताएं कैसे आ गई, कैसे पृथ्वी पर दो भिन्न महाद्वीपों पर समानताएं कैसे उत्पन्न हो गई। ऐसी कई समानताएं इंडिया और अंटार्कटिका और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, इस प्रकार से सिंगापुर, ये पूरा क्या है कि समानताओं को बताया जाता है। हमारे अनुसार उन समानताओं का कारण डिफरेंशियल रोटेशन है। जो डिफरेंशियल रोटेशन का कारण स्पष्ट है कि अब तक अनेक ग्रहों का पता चल चुका है और भविष्य में और ग्रहों का पता चलेगा। विभिन्न अभियानों से ग्रहों की खोज हो रही है। उन ग्रहों की तुलना करनी चाहिए, उन ग्रहों का कंपेरेटिव स्टडी होना चाहिए। तब पृथ्वी के जन्म का एक नया सिद्धांत, एक नया तरीका सामने आता है। उससे फिर पृथ्वी का भूगोल भी प्रभावित होता है, उसकी जियोलॉजी पर प्रभाव पड़ता है, उसकी जियोग्राफी, जियोलॉजी सभी प्रभावित होती है, जियोफिजिक्स सभी प्रभावित होती है। उसके जियोलॉजी को सोचने का तरीका बदल जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले बताता रहा हूं कि महाद्वीपों का निर्माण, जो ओशियनिक क्रस्ट है, जो लिथोस्फेरिक क्रस्ट है, वो कैसे बनी? तो लगातार वोल्केनिक इरप्शन से चलते रहने से और डिफरेंशियल रोटेशन के चलते रहने से और एक गैस दानव ग्रह के सॉलिडिफिकेशन होते जाने से, इस प्रकार से धीमी गति से सिकुड़ते जाने से, इस तरह से एक ग्रह का रॉकी स्टेट आता है, उसका सॉलिडिफिकेशन होते पृथ्वी जैसी अवस्था, भौगोलिक अवस्था पर वो पहुंचता है। तो वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी फटते जाते हैं और इस प्रकार से महाद्वीपों की जमीन बनती जाती है, उनकी सतह बनती जाती है। और इस तरह से आप जो आज ये महाद्वीप देख रहे हैं, वो एक तो क्या है कि बहुत ज्यादा वोल्केनो इरप्शन होते जाने से महाद्वीपों यानी कॉन्टिनेंट्स की उत्पत्ति हुई। साथ में आप जो एक ग्रह के सिकुड़ने की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से वो ग्रह सिकुड़ता गया तो वो रिजेज बनी। आप जितने भी रिजेज देख रहे हैं, चाहे हिंद महासागर में इंडिया के नीचे, चाहे अफ्रीका के इस तरफ और
अफ्रीका और साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बीच में मिड अटलांटिक रिज है, चाहे साउथ अमेरिका और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया और इस तरह से ये लंबी रिज है, तो पृथ्वी पर जितनी भी रिजेज है वो हमारे इस पृथ्वी ग्रह के सिकुड़ने से और साथ में प्रेशर के साथ में दबाव के साथ सिकुड़ते जाने से हमारा ग्रह सिकुड़ता गया, और इस तरह से सिकुड़ने से प्रेशर के साथ में इस प्रकार से ओसोनिक क्रस्ट में क्रैक आया। इस प्रकार की ये जो रिजेज हैं वो इस प्रकार के क्रैक के कारण बनी है, क्योंकि लगातार हमारा ये पृथ्वी ग्रह सिकुड़ता गया। हमारे यह पृथ्वी ग्रह के सिकुड़ने से ये रिजेज इस तरह से बनी। इसी प्रकार से हम जो ये बता रहे हैं कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका के और नॉर्थ अमेरिका के एक दूसरे से दूर हटने से ये मिड अटलांटिक रिज का निर्माण नहीं हुआ। ऐसे जो आप देख रहे हैं ये ड्रिफ्टिंग के कारण नहीं है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण ऐसा नहीं हुआ। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण अगर नहीं हुआ तो ये ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बनकर सामने आ गया, ऐसा क्यों हुआ? तो हम ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे ग्रह में गैस दानव ग्रह में सॉलिडिफिकेशन यानी ठोस अवस्था में रूपांतरण होता गया और वो दूसरे ग्रहों की अवस्था में रूपांतरित होते गए, हल्के से भारी तत्व भी बने, यौगिक भी बने, पानी भी बनता गया, और इस तरह से धीमी गति से जीवन भी उत्पन्न हुआ, ओजोन लेयर भी बनी, और इस तरह से हमारे इस पृथ्वी ग्रह का विकास डिफरेंशियल रोटेशन और साथ में सिकुड़ना और साथ में वोल्केनो इरप्शन भी होता रहा। इस तरह से हमारे इस पृथ्वी ग्रह का विकास हुआ। तो आप जो इस विकास को देख रहे हैं, जो हमारे इस पृथ्वी ग्रह की जियोलॉजी में डेवलपमेंट देख रहे हैं, वो कैसे हुई? तो हमारे इस पृथ्वी ग्रह का भौगोलिक विकास यानी जियोलॉजिकल डेवलपमेंट इस प्रकार से एक होते जाने से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मीनिंग बदल जाता है, क्योंकि सिकुड़ते हुए ग्रह के में जो महासागरों के अंदर जो इस प्रकार से जो रिजेज बनी हैं वो ड्रिफ्टिंग के कारण नहीं, बल्कि दबाव के साथ में एक ग्रह पर प्रेशर बना, एक बल, एक फोर्स लगा। उस फोर्स यानी वो जिसके कारण ग्रह सिकुड़ता गया, उसके कारण महासागरों के अंदर इस प्रकार की रिज बन गई सिकुड़ते जाने से। हाँ, प्लेट मोशन होता है, महाद्वीपों में मूवमेंट भी होता है, कॉन्टिनेंट्स मूव होते हैं। इस तरह से हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कभी ऑस्ट्रेलिया का मूवमेंट भी बताया जाता है कि हमारा ये पृथ्वी ग्रह पर या ऑस्ट्रेलिया में भी मूवमेंट हो रहा है और दूसरे प्लेट मोशन हो रहे हैं। अंटार्कटिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे साउथ अमेरिका हो, सभी में मूवमेंट जरूर हो रहा है। तो सुपर कॉन्टिनेंट ना तो अतीत में कुछ था, रोडिनिया या कोलंबिया या पेंजिया जैसा, और ना ही भविष्य में लाखों वर्षों बाद में कोई सुपर कॉन्टिनेंट होगा। महाद्वीपों पर जो दूषित जल है वो महासागरों में आकर के कीचड़ का रूप ले लेंगे, और इस प्रकार से वो कचरा है जो महाद्वीपों पर इंसान के द्वारा फैलाया गया हो या प्रकृति के कारण हो, वो कचरा महासागरों में इस तरह से आकर के भरता जाएगा, और जो पानी है लगातार रासायनिक अभिक्रिया के कारण लुप्त होता जाएगा। और इस तरह से हम ये कहते हैं कि हमारा ये ग्रह जो है जैसे महाद्वीपों की जो रेत है वो बहती हुई महासागरों में आकर के समाती जाएगी, और इस तरह से हमारे इस पृथ्वी ग्रह पर
पानी लुप्त होता जाएगा, महासागर भी लुप्त होते जाएंगे। इस तरह से नेक्स्ट कोई भी सुपर कॉन्टिनेंट नहीं होगा, ना ही पहले कोई सुपर कॉन्टिनेंट था। तो हम ऐसा कारण बता रहे हैं कि जो इस तरह से बताया जाता है कि आगे जो सुपर कॉन्टिनेंट बताया जाता है कि लाखों वर्षों बाद में, मिलियन वर्ष बाद में इस प्रकार से हमारे पृथ्वी के महाद्वीप एक दूसरे की ओर इस तरह से सरकते सरकते जुड़ जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा और भविष्य में इस प्रकार के सुपर कॉन्टिनेंट की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो महाद्वीपों के रेत है और जो ऊंचे स्थानों से जो रेत है वो बहकर और कचरा बहकर पानी महासागरों में आकर के समाता जाएगा और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पानी दलदला होकर के इस प्रकार से महासागरों का पानी लुप्त होता जाएगा। तो जो दावा किया जा रहा है कि अगला सुपर कॉन्टिनेंट ये होगा, अल्टीमा पेंजिया इस तरह से कुछ बताया जाता है नाम, तो ऐसा अगला कोई सुपर कॉन्टिनेंट कभी भी नहीं होगा, बल्कि सारा पृथ्वी ग्रह जो है एक जैसे मंगल ग्रह में देखते हैं हम सारे भूमि को देखते हैं और पानी के अवशेष दिखाई देते हैं, कुछ इसी तरह से महासागरों का पानी वो उसमें रेत समा जाएगी, क्योंकि महाद्वीपों से बहती हुई रेत और कचरा जो है, वो गंदगी है, जो कचरा है, जो पोल्यूशन है, वो सभी जा करके महासागरों में समा चल जाएगा। और इस तरह से हमारा जो ये पृथ्वी ग्रह जो है, इस पर अगला कोई सुपर कॉन्टिनेंट नहीं होगा, बल्कि पूरा का पूरा ये पृथ्वी ग्रह जो है सॉलिड बन जाएगा और पानी लुप्त होता जाएगा। तो पानी पहले बहुतायत में था, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पानी अस्तित्व में आया कैसे। पृथ्वी पर पानी एस्ट्रॉयड से नहीं आया, पृथ्वी पर पानी का अस्तित्व बृहस्पति के शनि, शनि के यूरेनस, यूरेनस के नेपच्यून, नेपच्यून के सुपरआर्थ, इस प्रकार से सुपरआर्थ से पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते पृथ्वी पर पानी का अस्तित्व आया। इस तरह से जीवन का अस्तित्व आया, इस तरह से ओजोन लेयर बनी, इस तरह से पृथ्वी पर धीमी गति से महाद्वीप और महासागर बने, जीवन का विकास हुआ। तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका कभी भी आपस में जुड़े हुए नहीं थे, कोई भी द्वीप या महाद्वीप इस तरह से आपस में जुड़े हुए नहीं थे। तो अगर अफ्रीका ब्रेक हो रहा है तो हम ये कहते हैं तो और भी कॉन्टिनेंट ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब आप बिल्कुल ये नहीं निकालिए कि पहले सुपर कॉन्टिनेंट जैसा था वो ब्रेक हुआ। ये इसका ठोस प्रमाण है ब्रेकिंग का, सुपर कॉन्टिनेंट के ब्रेकिंग का प्रमाण है कि सारे महाद्वीप फिर जुड़े होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिफरेंशियल रोटेशन और प्लस कॉन्ट्रैक्शन प्लस सॉलिडिफिकेशन प्लस वॉल्केनो इरप्शन से अंततः महाद्वीप बन गए। वो महाद्वीपों का मूल ढांचा बन गया, लेकिन उसके बाद में ब्रेकिंग जरूर हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। इसलिए अफ्रीका के ब्रेकिंग का ये मीनिंग नहीं निकालना चाहिए, या पृथ्वी पर जितने भी द्वीप महाद्वीप अगर ब्रेक होते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो पहले सुपर कॉन्टिनेंट था। तो हम यहाँ पर जैसे कि मुख्य चर्चा हम कह रहे हैं कि एक तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है उसकी हकीकत क्या है। उसकी हकीकत ये नहीं है कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका एक दूसरे से दूर हटे इसलिए रिजेज बनी। ये रिजेज या और नॉर्थ अमेरिका एक दूसरे से ऐसे हटे और इस तरह से इंडिया जो है ऊपर की तरफ सिरका या इस तरह से दूसरे द्वीप महाद्वीप एक दूसरे से दूर हटे उससे रिजेज बनी। इसका मुख्य कारण ये बिल्कुल नहीं है। मूल कारण ये है कि ये
एक पृथ्वी जैसे ग्रह के यानी गैस जेंट से फिर धीमी गति से सिकुड़ से जाने से दबाव के कारण ओशियनिक क्रस्ट फटी और उस तरह से क्रैक हुई, उसमें ब्रेकिंग हुआ, उसके कारण क्या है, रिजेज बनी। तो आप ये जो देख रहे हैं तो ये इस प्रकार से ड्रिफ्टिंग की थ्योरी जो है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नहीं होता है। प्लेट एक दूसरे से दूर एक हलचल जरूर करती है, प्लेटों में हलचल होती है, मोशन होता है, लेकिन हकीकत में वास्तव में ऐसे जो ये बताया जाता है ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो अगर आप पृथ्वी पर नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर को देखें, यानी उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध को देखें, एक दूसरे से विपरीत दिशा में ट्विस्टिंग होता हुआ हमारा ये पृथ्वी जो ग्रह जो है साफ दिखाई देता है कि हमारे इस पृथ्वी ग्रह पर डिफरेंशियल रोटेशन के रेमिनेंट आज भी है। यानी कि आप ये जो रीजेज देख रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि महाद्वीप एक दूसरे से दूर हटे उसके कारण ऐसी बनी है, या इंडिया कैसे सरकने से इस तरह से। मुख्य कारण यह है कि वास्तव में हमारा ये पृथ्वी ग्रह जो है सिकुड़ से जाने से बना। क्योंकि इस तरह से गैस दाना अवस्था से धीमी गति से सॉलिडिफिकेशन होते हुए, वॉल्केनो इरप्शन होते हुए इस तरह से हमारा ये ग्रह सिकुड़ से वर्तमान अवस्था में आया। तो जो मेन हिस्ट्री है डिफरेंशियल रोटेशन की, वो ये इंडिकेट करती है कि वास्तव में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की जो वास्तविकता या हकीकत क्या है, वो पेंजिया नहीं है या कोई प्रकार का सुपर कॉन्टिनेंट का ब्रेकिंग नहीं है। हम इस बात का पूरे दावे के साथ कहते हैं, चाहे जीएसआई के भूवैज्ञानिक इसकी जांच कर सकते हैं, इसका पता कर सकते हैं। वर्तमान में अनेक खोजों ग्रहों का पता चल रहा है। अंतरिक्ष अभियानों से पृथ्वी जैसे ग्रहों का, पृथ्वी से बड़े, पृथ्वी से छोटे, पृथ्वी से बड़े भीमकाय, सुपर अर्थ, इस प्रकार से मिनी नेपच्यून, इस प्रकार से आप नेपच्यून जैसे या नेपच्यून से बड़े यूरेनस जैसे ऐसे कई ग्रहों का पता चल रहा है, यानी सैटर्न जैसे। तो अब तक जितने ग्रहों का पता चला उनका अगर कंपैरिजन करें, उनके रोटेशन का, उनके मास का, उनके टेम्परेचर का, उनके आकार का, उनके साइज का, उनके ग्रेविटी का, उन सभी का कंपैरिजन करें तो पृथ्वी की जियोलॉजिकल हिस्ट्री पता चलती है। पृथ्वी का जो भौगोलिक विकास कैसे हुआ उसका हमें समझ में आता है कि वास्तव में ये बात जो हमें ध्यान देनी चाहिए। मुख्य बात ये है। तो इस तरह से हमारी इस पृथ्वी ग्रह का जो सृजन हुआ, इसके भूगोल का विकास हुआ, वो एक अलग कारण है जिसको हम आपके सामने बता रहे हैं कि हमारे पृथ्वी ग्रह का विकास कैसे हुआ। तो आपके सामने जैसे कि मैं ये केपलर मिशन का चित्र बता रहा हूँ, ये देखिए केपलर मिशन के चित्र बता रहा हूँ। इस तरह से इस प्रकार से इतने ग्रहों का पता चला है। जब उनका कंपैरिजन किया जाता है और उनके सभी प्रकार से कंपैरिजन किया जाता है तो बात बदल जाती है। फिर आपके सामने मैंने एक पुस्तक रखी अपनी कि सुपर कॉन्टिनेंट ए गिगेंटिक इल्यूजन। किस आधार पर मैंने पूरे यूनिवर्स की कंप्लीट जो प्रोसेस है उसके आधार पर कहा है। तो महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के दो तरीके आपके सामने हैं। एक अल्फ्रेड वेगनर का तरीका है, दूसरा मैं आपके सामने रख रहा हूं जो मैं अपनी बात कह रहा हूं। तो आपके सामने इस तरह से जो इस प्रकार से आपके सामने बताई जा रही है, आप इस पूरी बात को समझिए कि आखिर पृथ्वी जैसे ग्रह का भौगोलिक विकास कैसे हुआ, कैसे हमारा ये ग्रह इस प्रकार से विकसित होता हुआ आज हमारे सामने है। तो
आज की इस चर्चा का विषय, जैसा कि हम बता रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की हकीकत क्या है, और वास्तव में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है, बल्कि वास्तव में एक ग्रह सिकुड़ता जा रहा है। उसके कारण जो महासागरों की ओशनिक क्रस्ट है, उसमें इस प्रकार से ये जो देख रहे हैं, वो उसके पीछे मेन कारण वो है। साथ में हम एक बात और बता रहे हैं कि रिजेज और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इस तरह से, तो कुल मिलाकर के आपसे आज की चर्चा का जो हमने कारण बता दिया है, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं सबडक्शन क्यों हो रहा है और किस तरह से कॉन्टिनेंट्स की प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है, किस तरह से जो ये विल्सन साइकिल का ये जो प्रोसेस बताया जाता है, किस तरह से इंडिया जो है नॉर्थ की तरफ सरका, ये इसकी हकीकत हम पहले की चर्चाओं में भी कर चुके हैं और हम फिर बताते हैं कि वास्तव में इंडिया जो है कि किसी सुपर कॉन्टिनेंट के ब्रेक होने से इस तरह से उत्तर की तरफ नहीं सरका। और इस तरह से हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो समानताएं बताई जाती है, तो अगर आप डिफरेंशियल रोटेशन को समझें, उसकी वास्तविकता समझें, क्योंकि भूवैज्ञानिक अब तक डिफरेंशियल रोटेशन के महत्व को इतना समझ नहीं पाया है कि डिफरेंशियल रोटेशन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरी है, और कैसे एक ग्रह के महाद्वीपों को संरचना देने में उसका मेन रोल है। तो आज की चर्चा को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मैं सभी भूवैज्ञानिकों से निवेदन करूंगा, सभी GSI के भूवैज्ञानिक सभी ध्यान से इसको गंभीरता से लें, और भूविज्ञान के जितने भी प्रोफेसर्स हैं, शोधकर्ता हैं, भूविज्ञान के शोधकर्ता हैं, वो इस पर गंभीरता से विचार करें कि आज अंतरिक्ष युग में इतने ग्रहों का पता चल रहा है, अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो पता चलता है कि फिर पृथ्वी का भौगोलिक विकास किस तरह से हुआ होगा। फिर आपको हकीकत पता चलेगी कि जियोलॉजी का ओरिजिन कैसे होता है। तो फिर डिफरेंशियल रोटेशन और इस प्रकार से धीमी गति से जो महाद्वीपों की संरचना उभर करके आई है, फिर आप अल्फ्रेड वेगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की सच्चाइयों को समझ पाएंगे, और महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन कैसे होता है, उसको आप समझ पाएंगे कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का आभार। तो आज की इस चर्चा का आप अपने लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ज़रूर बताएं कि आप इसमें आपका क्या विचार है, क्या आपको जो बताया जा रहा है क्या उसमें कोई सत्यता है, क्या उसमें कोई सच्चाई है, कोई रियलिटी है।